ये बताइए कि जब आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चालू कर दी दिल्ली में, तो आपका शेड्यूल कैसा रहता था? मतलब किस तरह से आपका दिन वहाँ पर बीतता था और किस तरह का सारा शेड्यूल रहा करता था? शुरू से मुझे जो स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स में एक तरह का बैलेंस अल्हम्दुलिल्लाह बनाने की आदत रही है, तो उसी वक्त मेरा उसी उसी तौर से उसी लिहाज से मेरा जो है एकेडमीज़ में भी वक्त गुजरा है। मैं 6-7 घंटे नॉर्मली अपनी पढ़ाई के ऊपर मैं देता था और बाकी टाइम पे मैं जो है स्पोर्ट एक्टिविटीज़ और जिम वगैरह ये सारी एक्टिविटीज़ मैं किया करता था। इसका एक फ़ायदा मुझे बहुत ज़्यादा ये हुआ कि हर रोज़ जो है जो डेली बेसिस पे इस एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशंस जो है बनाए रखना पड़ता है और बहुत सारे लो मोमेंट्स आते रहते हैं पूरी इस जर्नी के अंदर में। तो एक तरह का फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ और गेम एक्टिविटी, गेम बेस्ड स्पोर्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ जो होती है वो एक तरह का रिफ्रेशिंग आपको एहसास दिलाती है, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो नंबर ऑफ़ आवर्स तो मेरे फिक्स नहीं हुआ करते थे टाइम टेबल में, लेकिन हाँ मैं सिलेबस बेस्ड टारगेट्स ज़रूर बनाता था और वो डेली बेसिस पे बनाता था। तो इस पूरी जर्नी में भी मैंने अपने टारगेट जो है बहुत छोटे छोटे रखे हैं। मैं डेली बेसिस पे टारगेट्स बनाता था और मिड टर्म प्लान में जो है वीकली बेसिस पे बनाया करता था। एक थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप रोशनी डालिए कि जो करिकुलम होता है वहाँ पर जी। वहाँ पर क्या वहाँ कोई लेक्चर्स लिए जाते हैं या आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और आपको सेल्फ स्टडी करके एग्जाम्स अपीयर करनी पड़ती है? किस तरह से वहाँ पे करिकुलम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए? जी, ये जो सेंटर्स रन किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से जो ग्रांट आती है उसकी मदद से जो ये सेंटर्स चलते हैं, यहाँ पर किसी तरह की प्राइवेट कोचिंग नहीं दी जाती है, ना ही यहाँ पर क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। ये बेसिकली स्टडी सर्कल्स होते हैं जहाँ पर कुछ आपके सीनियर्स होते हैं, कुछ कलीग्स होते हैं, आप ग्रुप्स बना सकते हैं और जो यहाँ के रिसोर्सेस है, जिस तरह से 24 आवर्स लाइब्रेरी फैसिलिटी होती है, रीडिंग हॉल होते हैं, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन किसी तरह की यहाँ पे कोचिंग नहीं दी जाती। लेकिन ख़ास मौक़ों पर जब जो फॉर एग्ज़ाम्पल जब बजट आता है, जब इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो ये इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं, तो एस्पिरेंट्स को इन टेक्निकलिटीज़ को समझने में आसानी हो इसलिए यहाँ पर गेस्ट लेक्चर्स का एहतमाम किया जाता है। तो बाहर से फैकल्टीज़ भी जो है बुलाई जाती है कई मरतबा, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए रेगुलर क्लासेस टाइप की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होती। मॉक टेस्ट ज़रूर अरेंज किए जाते हैं और मॉक टेस्ट से काफ़ी फ़ायदा भी होता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक लंबा प्रोसीजर है, मतलब ये एक पर्टिकुलर शेड्यूल होता है जो आप खुद अपने लिए तैयार करते हैं और इस शेड्यूल को कई दिनों तक, कई महीनों तक और कुछ केसेस में तो जैसे आपने बताया कि कुछ सालों तक भी उसको कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी डेवलप होती है। तो उन इनकंसिस्टेंसीज को ओवरकम करने के लिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, स्पोर्ट्स तो आपने बताया ही, उसके अलावा आपने किन चीज़ों का जरिया लिया? जी, जैसा कि मैंने पहले बताया, स्पोर्ट्स तो एक बड़ा ही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है डेली बेसिस पे आपके मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए। इसके अलावा चंद हॉबीज़ भी होती हैं जिनको आप एक्टिवली अगर परस्यू करते हैं तो आप अपना इंटरेस्ट बहुत लंबे टाइम तक के बनाए रख सकते हैं चीज़ों में। मेरी जो हॉबी थी वो मुझे वेब सीरीज़ देखना बहुत पसंद था, तो मैं वेब सीरीज़ को परस्यू किया करता था और हफ्ते में 1-2 रोज़ मैं मूवी भी देख लिया करता था, तो उससे काफ़ी रिफ़्रेश हो जाता था मैं। पूरा जो हफ्ता मेरा जो पढ़ाई में गुजरता था, तो सैटरडे संडे के दिन मैं मूवीज़ भी देख लिया करता था, उससे भी काफ़ी ये हुआ। और डेली बेसिस पे जो हम नमाज़ों का एहतमाम करते हैं ख़ास तौर से, तो मेरा जो सिटिंग्स का जो शेड्यूल हुआ करता था वो नमाज के अकॉर्डिंग हुआ करता था। तो जैसे कि हम ज़ोहर हो गई, ज़ोहर के बाद में जो है आप बैठ गए और असर तक बैठे रहे, तो आपको कहीं पर भी टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अज़ान की आवाज़ आती है, आप खुद ब खुद उठ जाते हैं, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर चाय नाश्ता करते हैं, फिर दोबारा बैठते हैं, फिर मगरिब होती है, फिर इशा होती है। तो इस तरह से बीच में आपको ब्रेक्स भी मिल जाते हैं और एक तरह का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो आपको नमाज़ पढ़ने से मिलता है और कुरान शरीफ की तिलावत से मिलता है, तो उससे आप काफ़ी रिफ्रेशिंग फील करते हैं। माशाल्लाह। और इस पूरे मोमेंट में क्या आपने किसी तरह के लिटरेचर का भी सहारा लिया? कुछ बुक्स वगैरह भी आपने मोटिवेट होने के लिए यूज़ की थी?
जी नहीं, सिलेबस के अलावा तो मैंने कोई बुक्स पढ़ने का मुझे मौका मिला नहीं इस दौरान में, प्रिपरेशन के दौरान में। एक आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन ये रहेगा कि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जैसे आपने भी अपने बारे में बताया। तो क्या जब आप दिल्ली में अपनी प्रिपरेशंस परस्यू कर रहे थे, तो क्या कोई ऐसा वक्त आया कि जब आपने क्विट करने के बारे में सोचा? ऐसा तो कोई मौका कभी कभी ख्याल मेरे जहन में आया नहीं कि मुझे क्विट करना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे मेरा जो जर्नी है वो देखा जाए तो वो खासा तवील है। 2010-11 के बाद मैं जॉब में आया। जॉब के बाद 6 साल मैंने बतौर बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, मैंने 6-7 साल कॉरपोरेशन बैंक में काम किया, और मैं फाइनली रिज़ाइन करके 2018 में वापस तैयारी में गया। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, यानी मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हालांकि ये बहुत बड़ा रिस्क था। तो ये जहन कई बार तलबा के दिमाग में आता है और बहुत नेचुरल सवाल भी है आपका, लेकिन मैंने कभी भी इसको अपने दिमाग में लाने की कोशिश ही नहीं की कि मैं कहीं बीच में ही ये सफ़र छोड़ दूँ। हमेशा से मुझे ये ख्याल रहा कि होना नहीं होना सेकेंडरी है, एटलीस्ट मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए जब तक मेरे पास अटेम्प्ट्स हैं। तो यहीं से मेरा एक और सवाल आपके लिए पैदा होता है, वो ये है कि क्या हमको एक बैकअप प्लान लेकर चलना चाहिए? मतलब ऐसा क्या ये मुमकिन है कि भाई जब आपके पास में एक बैकअप प्लान रेडी रहता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ है, जब आपके पास बैकअप प्लान नहीं होता उस सिचुएशन में आगे बढ़ने की, और एक बैकअप प्लान रख के सिचुएशन में आगे बढ़ने में जो दो चीज़ें हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क पड़ता है कि अगर आपके पास में कोई बैकअप प्लान होगा तो शायद आप थोड़े वीक हो जाएंगे या ऐसा कुछ? जी, इसके अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह है। फ़ायदा इसका ये है कि आप में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी कि आपका अगर नहीं, क्योंकि इसमें इस एग्ज़ाम में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो कई बार तलबा जो है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस करते हैं कि चलो ठीक है, अगर इसमें नहीं हुआ तो मेरे पास प्लान भी रेडी है। तो आप एफ़र्ट लगाते हैं दूसरे में, और एफ़र्ट आप लगाते हैं इस बेसिस पे कि कहीं ना कहीं पीछे कुछ आपके पास में रेडी है। दूसरा, इसका नुकसान भी इस तरह से हो सकता है कि आप होल हार्टेडली एफर्ट ना लगा पाएँ। ये भी सिचुएशन आपके ऊपर आ सकती है कई बार, क्योंकि जैसा कि आपने सही फरमाया कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर में कई बार ऐसे लम्हे आते हैं कि आप लो फील करते हैं, आपका मोटिवेशन लेवल लो हो जाता है। कई बार आपको ये लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है, वो जो प्लान बी जो आपने रेडी रखा हुआ है, वो आपको अपनी तरफ खींचता है। तो हो सकता है कि आप यूपीएससी से दूर भी हो जाएं। तो दोनों ही चीज़ें इसके अंदर में, मतलब ये कहा जा सकता है कि ये आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप कितने चाहत से आप उसके पीछे लगे हुए हैं। चलिए, एक और मेरा क्वेश्चन है कि आपने, अब जैसे जानते हैं हम कि यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर में सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करना एक बहुत अहम मरहला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सो आपने किस बुनियाद पर अपने मेंस के लिए जो सब्जेक्ट्स थे उनको डिसाइड किया? आपने उर्दू लिटरेचर को प्रेफर किया था वहाँ पे, सो किस बुनियाद पर आपने वो फैसला लिया? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि यूपीएससी की एग्ज़ाम में सब्जेक्ट सिलेक्शन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ख़ास तौर से आपका, वो बहुत ही एहतियात से चुनना होता है। और सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए कैंडिडेट्स के बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं, जिनमें सबसे अहम कंसिडरेशन जो मुझे पर्सनली लगता है वो कैंडिडेट का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो आप बहुत ज़्यादा टाइम उसमें नहीं दे पाएंगे, या बहुत पुख्ता तौर पे आप उसको तैयार नहीं कर पाएंगे। मेरा दूसरा कंसिडरेशन इंटरेस्ट के अलावा ये भी था कि मुझे ऐसा सब्जेक्ट चुनना है जो मैं सारे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में जब एग्जॉस्ट हो जाऊं तो मेरे लिए एक तरह का रिफ्रेशिंग एहसास हो रहा है। तो उर्दू लिटरेचर जो है इसी तरह का एक सब्जेक्ट था। मैंने कुछ वक्त जो है अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन से पहले उर्दू को पढ़ने में लगाया। हालांकि मेरी 7th तक जो है उर्दू मीडियम से पढ़ाई हुई है, लेकिन 7th के बाद में कभी भी उर्दू से मेरा राब्ता नहीं रहा। तो मेरे लिए मुश्किल ज़रूर थी, मुझे शुरुआत से सारी चीज़ें जो है करनी थी। लेकिन जब मैंने उर्दू लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया, अपने सब्जेक्ट डिसाइड करने से पहले जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा लिटरेचर में। ख़ास तौर से शायरी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। मैं कहानियाँ पढ़ता था नसर में, तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। तो इस तरह से मैंने
ये डिसाइड किया कि उर्दू लिटरेचर ही मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जब मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ और जब वो सब्जेक्ट्स पढ़कर मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, तो उर्दू लिटरेचर मुझे एक तरह का रिफ्रेशिंग एहसास दे रहा है, मुझे उसमें पढ़ने में मज़ा आने लगा लिटरेचर। लोगों का पर्सनली ये भी एक मेथड होता है कि ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जाए जिसमें स्कोर करना आसान है। वैसे हम सुनते हैं कि यूपीएससी में ज़मीन और आसमान के बीच की हर चीज़ आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि ऐसा कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जाए, भले ही आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कि ऐसा कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जाए जिसको पढ़ना आसान है या जिसमें स्कोर करना आसान है, क्या ये एक प्रॉपर मेथडोलॉजी है? जी, ये एक तरह का परसेप्शन है। कोई भी सब्जेक्ट जो है, जो यूपीएससी के अंदर में बतौर ऑप्शनल होता है, कैंडिडेट्स में अक्सर ये एक तरह का तस्वुर रहा है कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है या ये सब्जेक्ट आसान है या ये सब्जेक्ट छोटा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे सब्जेक्ट जो है वो इक्वल है। और सबसे मेन कंसिडरेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपका इंटरेस्ट होता है कि आपको उस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है। इस बारे में एक राय ये भी आम है कि उर्दू लिटरेचर जो है मुस्लिम तलबा को उसमें आसानी जाती है, इस वजह से उर्दू लिटरेचर चुना जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बरक्स ये है कि लिटरेचर की, अगर आप ख़ास तौर से उर्दू लिटरेचर की अगर आप स्कोर्स देखेंगे पिछले 5-10 सालों के अंदर में, तो दूसरे लिटरेचर्स के मुकाबले में काफ़ी कम रहे हैं। और लिटरेचर ही नहीं बल्कि दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है या साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स है, इसके अंदर में अगर आप टॉप स्कोर्स देखेंगे तो 350 प्लस भी गए हैं 500 में से। और उर्दू लिटरेचर का आज तक रिकॉर्ड रहा है कि 300 से ऊपर कभी किसी का गया नहीं है। 297 वाज द हाईएस्ट। तो ये एक तरह का चैलेंज भी था उर्दू के साथ में लेना, चूँकि ये पता था कि इसके रुझान जो है 300 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो ये एक तरह का चैलेंज भी था। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था लिटरेचर में, और उर्दू से जो मेरा जो रिश्ता जो एक मनक़ता हो गया था काफ़ी ज़माने से, तो उसे जोड़ने की भी एक कोशिश थी कि मैंने उर्दू को एज एन ऑप्शनल चुना। यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए अगर एक शॉर्ट वे में आप डूज एंड डोंट्स बता सकें तो वो क्या रहेंगे?